Hello students, today I am going to teach you the fourth lesson of Beehive of class 9th, A Truly Beautiful Mind. It's basically about a genius personality of the world who was famous for his genius and for his intellectual, and his name is Genius. Why he got the name Genius, we will learn in this lesson. So I'll try my best to make you understand this story completely in Hindi, word by word and line by line, so that you can understand each and every part of this lesson easily and you can score good marks in examination. So let's begin our class. A truly beautiful mind. ये बीहाइव का चौथा लेसन है. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, अच्छा, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मतलब एक वाकई खूबसूरत दिमाग, सच में खूबसूरत दिमाग. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम देखते हैं क्या है. बड़ा कर लें थोड़ा सा, आपको भी आसानी हो जाए समझने में. हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? किसके बारे में सोचते हैं जब आप एक वर्ड सुनते हैं जीनियस? हु इज़ अ जीनियस? जीनियस कौन होता है? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? क्या खूबियाँ होती हैं एक जीनियस के अंदर? चलिए, तो सवाल था. अभी उसके बारे में कुछ और देखते हैं. वी शैल नाउ रीड अबाउट अ जीनियस यंग जर्मन. वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन. हम पढ़ेंगे एक नौजवान जर्मन के बारे में. जर्मन मतलब जर्मनी का रहने वाला. सिविल सर्वेंट, सिविल के माने होता पब्लिक सर्वेंट है, थे. हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. टुक बाय स्टॉर्म मतलब होता है गेन पॉपुलरिटी रैपिडली, बहुत तेज़ी से मशहूर होना, ठीक है, फेमस होना. अबाउट 100 ईयर्स अगो, जिसने दुनिया में बहुत तेज़ी से नाम कमाया. तकरीबन 100 साल पहले की बात है ये, 100 साल पहले, ठीक है. अब देखते हैं कैसे क्या मैं इतनी जल्दी फेमस हुए. इन द समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मी में, द 26-year-old पब्लिश्ड इन अ क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. ये 26 साल का नौजवान 1905 में पब्लिश करता है. पब्लिश मतलब होता है प्रसारित करना, शाया करना, ठीक है. तो उसने जो है पब्लिश किया. क्या पब्लिश किया? क्विक सक्सेशन में, एक के बाद दूसरा, लगातार, वन आफ्टर अनदर, ठीक है. क्या? 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स मतलब डॉक्यूमेंट्स. 4 डॉक्यूमेंट्स उसने पब्लिश किए, प्रसारित किए, छापे, ठीक है, छाप कर पेश किया. अबाउट लाइट, पहला जो था वो लाइट के बारे में था. दूसरा जो था द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. मोशन मतलब हरकत. चीज़ें जो दुनिया में हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो मूव कर हरकत में हैं. कोई खामोश नहीं बैठा, सब मूव करती. इसके ऊपर भी उन्होंने जो है अपनी थियोरी पेश की. द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज़. मूविंग बॉडीज़ के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है, इसी ताल्लुक़ से उन्होंने एक थियोरी पेश की. एंड एनर्जी, और चौथा जो उन्होंने लिखा वो एनर्जी के ऊपर था, ऊर्जा के ऊपर, ताकत के ऊपर, ठीक है. His work took up only a few pages in a scientific journals. साइंस की किताब में, साइंस की जर्नल में उसका काम कुछ ही पेज का था. नहीं, ज़्यादा मोटी किताब नहीं लिखी उसने, कुछ ही पेज उसने जो है अपनी थ्योरी के पेश किए थे. बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. लेकिन उसके कुछ पेजों ने, उनके कुछ पेजेस ने, कुछ काम ने क्या किया? चेंज कर दिया, बदल कर रख दिया. फॉर एवर, हमेशा के लिए. आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोच को. किसके बारे में? स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, एंड इंटायर कॉस्मोस. कॉस्मोस के माने होता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड, पूरी दुनिया के बारे में. तो स्पेस, लोग जाते हैं स्पेस में ना, जानते ना, खला में, हवा में. तो स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और इंटायर कॉस्मोस के बारे में लोगों का मानना कुछ और था. फिर इसने अपनी जब थियोरी पेश की, लोगों को जब बताया कि ये असल है, तो लोगों का सोचने का अंदाज़ बदल गया. और इस वजह से क्या हुआ? एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम्स फॉर जीनियस. और उसके बाद बदल कर रख दिया इनका नाम. आइंस्टाइन को जीनियस का लक़ब दिया गया. कि आइंस्टाइन मतलब जीनियस, ठीक है. आगे बस समझ में. अब जीनियस कौन है?
आइंस्टाइन। यानी जब भी जीनियस का नाम लफ्ज़ बोला जाएगा वो किसके लिए आएगा? आइंस्टाइन के लिए आएगा। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, 50 साल हो गए उसके मरने के, अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन्स। आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो जीनियस के नाम से मशहूर हैं, आज भी उनकी हुकूमत है जीनियस पर। कोई और कब्ज़ा भी जीनियस पर नहीं कर पाया। क्लियर है? चलिए अब हम उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे 14 मार्च 1889 में इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म, जर्मन के उल्म के शहर में। ठीक है। विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई निशानी न थी उनके ऊपर, डैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। डेस्टाइन्ड के माने बोल सकते हैं फ्यूचर, बोल सकते हैं डेस्टाइन किस्मत में हो। डेस्टाइन मतलब पर्सन्स फ्यूचर, यानी कि इस आदमी का जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा? महान होगा, अजीम फ्यूचर वाला। उसकी जो मुस्तकबिल, उसका जो भविष्य होगा वो बहुत उज्जवल होगा। ऐसा कोई निशानी नहीं था उसके ऊपर। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि उसके अपोजिट, उसके उल्टे क्या था? हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उसकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट जो है ना ये कोई मैड बच्चा है। ठीक है, इसका ये एब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। फ्रीक मतलब एब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जो हम लोग नॉर्मल है ना, सोचे नॉर्मल, जो कुछ थोड़ा दिमाग हटीले होते हैं उसको एब नॉर्मल बोलते हैं। तो उसकी माँ सोचती थी कि ये थोड़ा हटेला है। बिल्कुल समझ में आ गई बात। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। उसके नज़दीक उनका सर जो था बहुत बड़ा नज़र आता था कि ये बड़े सर वाला लड़का है, पता नहीं कैसा क्या होगा इसका फ्यूचर। ये परेशान थी इस बारे में लेकर। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग। 2.5 साल हो गए लेकिन अब तक वो बोलना नहीं सीखा। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, लेकिन जब वो बोलना सीखा, ही अटर्ड, वो बोला एवरीथिंग ट्वाइस, हर चीज़ दो बार बोलते थे वो। आइंस्टाइन डिड नॉट नो, आइंस्टाइन जानते नहीं थे व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करें, उनको पता ही नहीं था क्या करें। एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके जो साथी उनके साथ खेलते थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, ब्रदर बोरिंग करके उनको चिढ़ाते थे कि बिल्कुल बोरिंग आदमी है, इससे क्या बात करना, खेलता ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह की बातें उनके दोस्त का मानना था। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए जो नौजवान यानी कि आइंस्टाइन यहाँ पर अकेले ही खेल लिया करते थे अपने से ही। चलिए आगे एक चीज़ है, एक स्टोरी उनके ताल्लुक से। ऑटो न्यूजीबॉर एक पर्सन है, हिस्ट्रियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स। ये पुराने मैथमेटिक्स के हिस्ट्रियन हैं, तारीख़ नवेश हैं, तारीख़ की जानने वाले। वो क्या कहते हैं? टोल्ड अ स्टोरी, एक कहानी बताते हैं अबाउट द बॉय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में एक कहानी बताते हैं, डैट ही कैरेक्टराइज एज अ लेजेंड, जिसको वो लेजेंड का लक़ब देते हैं, कि एक अफसाना, एक लेजेंड कहते हैं। क्या है? बट डैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची बात है। ठीक है, सही है। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, क्योंकि वो बहुत देर से बात करना सीखे थे, काफ़ी देर बाद बोलते थे, वो बोलना पहले नहीं आता उनको, 2.5 साल हो गए बोलते ही नहीं थे। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनके माता पिता बहुत परेशान थे। ठीक है। एट लास्ट, आखिर में, एट द सपर टेबल वन नाइट, एक बार रात के खाने का वक्त था और टेबल पे बैठे थे। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और इन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी ये कहते हुए, द सूप इज़ टू हॉट, कि सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, ये सुनकर उनके पेरेंट्स बहुत सुकून महसूस किए, खुश हुए। अरे बोल रहा है बच्चा, है ना, बोलते ना, जब कभी नहीं बोलता तो बोल, अरे बच्चा बोलने लगा। उसे तो जब बच्चा चलता नहीं तो चल रहा शुरू करता, बोले तो बच्चा चल रहा है ना। तो इसी तरह जो अभी हैरान, बहुत खुश हुए देख करके बोल रहा है। आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, और उससे पूछा कि तुम इससे पहले क्यों नहीं बोलते थे? तो वो कहने लगा, अल्बर्ट रिप्लाइड, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, कि अब तक तो सब कुछ ऑर्डर में ही था, इसलिए कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना लगी। अब ये गरम गरम सूप मिला तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कह दिया। तो उसके ना बोलने की कोई वजह क्या थी? कि वो सब कुछ दिखता था, सब ठीक ठाक चलता, तो बोलने की बगैर ज़रूरत के नहीं बोलता था। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। सो मच ऑफ इट्स टाइम, वो अकेले, वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि वो अकेला वक्त अपना जो है, ये यंगस्टर जो है, प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ टाइम, अपने से ही वो अक्सर खेल लिया करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, इनको ज़्यादा दिलचस्पी थी मशीनी खिलौनों से। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अपनी जब उनकी छोटी बहन पैदा हुई जब छोटी सी,
तो जिसका नाम माजा था, ही इज़ सेड टू हैव सेड, वो कहा करते थे, फाइन ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए किधर हैं, क्योंकि वो अक्सर गाड़ी है ना, खिलौनों में पहिए होते हैं चलने के लिए, तो वो पूछते थे कि बस ठीक है मेरी बहन है, लेकिन इसके पहिए किधर है, पहिया कहाँ गया, ठीक है, इस तरह के सवाल वो करते थे। खैर आगे देखते हैं। हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, उसके हेडमास्टर एक बार कहने लगे उसके वालिद से, दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि आइंस्टाइन कुछ भी बनना चाहे कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, तो वो किसी चीज़ में भी कामयाब नहीं होने वाला, कुछ भी कर ले कामयाबी नहीं मिलने वाली। आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, वायलिन बजाना उसने सीखा एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में। क्यों सीखा? बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी अम्मी चाहती थी कि वो सीखे, इसलिए उन्होंने सीखा। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, और फिर बाद में ये बिल्कुल गिफ्टेड के माने होता है गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना, गॉड गिफ्टेड, एक बिल्कुल गॉड गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, मतलब ऐसे वायलिनिस्ट थे, ऐसा बजाते थे, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट, किसके लिए? ये कभी भी कोई काम पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए, रादर देन प्रोफेशन है, कोई इनको पेशा नहीं बनाया उन्होंने वायलिनिस्ट को। ये बहुत अच्छा वायलिन बजाते, लेकिन इनको कभी अपना ज़िंदगी का कैरियर नहीं बनाया, बस अपने लिए, अपने शौक़ के लिए, अमेचर मैंने शौक़ बोल सकते, ठीक है, शौक़ के लिए वो बजाते थे। मेंटेनिंग, अभी देखते हैं, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इस सलाहियत को, इस वायलिन के बजाने की महारत को वो पूरी लाइफ उन्होंने बचा कर रखा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आपको। आगे चलते हम लोग। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पुपिल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने ख़राब भी स्टूडेंट नहीं थे, इतने ख़राब शागिर्द नहीं थे, शिक्षक है ना, क्या बोलते हैं उसको, मास्टर का चेला, क्या बोल सकते हैं उसको, शिष्य है ना, चलो हिंदी में भी समझ लो, शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिश, वो हाई स्कूल पढ़ने कहाँ गए? मुनिश गए, वो जर्मन में ही है। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने का था, वहाँ पर उसके वालिदैन, उसकी फैमिली वहाँ से, यानी उल्म से वो कहाँ चले गए थे? मुनिश चले गए थे, और वहीं उसने जो है हाई स्कूल कंप्लीट किया था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहाँ ही पर जाकर ये हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर स्कोर किया था उन्होंने। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिसिप्लिन और रूल रेगुलेशन का पालन करना, बहुत ज़्यादा, ऐसे लाइन से जाओ, बोलो मत, चिल्लाओ मत, शोर ना करो, ये सब चीज़ें होती है ना, कई स्कूल वाले बहुत ज़्यादा एक्सेस जो है डिसिप्लिन भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो आइंस्टाइन को नफ़रत थी स्कूल की ज़्यादा डिसिप्लिन को लेकर के। एंड ऑफन क्लास्ड विथ हिज टीचर, और अक्सर झड़प हो जाती थी उनके टीचर से उनकी, ठीक है, टकराव हो जाता था। एट द एज ऑफ 15, जब 15 साल के हुए, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। आइंस्टाइन जब 15 साल के हुए तो उनको वहाँ पर घुटन सी होने लगी इस स्कूल में, इसलिए उन्होंने स्कूल की भलाई के लिए वो स्कूल छोड़ दिया कि नहीं, अब यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे हम, जब देखो तब लड़ाई होती है हमारी टीचर से। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू अ मिलान, और उससे पहले जो है अल्बर्ट के पेरेंट्स कहाँ चले गए थे? मिलान चले गए थे, वो भी जर्मन में ही है। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को एक रिश्तेदार के पास छोड़ के गए थे, कहाँ पर? मुनिश में, और ये लोग मिलान में चले गए। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी लंबी बहस के बाद, प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग, ठीक है, काफ़ी लंबी बहस के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। तो आइंस्टाइन को जो है आइंस्टाइन गॉट हिज विश, उसकी ख्वाहिश पूरी हुई कि वो पढ़ाई करेगा, एजुकेशन को कंटिन्यू करेगा जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में जाकर के, जहाँ पर जर्मन बोलने वाला एक स्कूल है, वहीं जाकर ये अपनी पढ़ाई पूरा करेगा। जो एक सिटी था विच वाज मोर लिबरल दैन मुनिश, एक शहर था जो ज़्यादा आज़ाद ख्याल था मुनिश से। मुनिश में ज़्यादा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करते थे, वहाँ पर आज़ादी थी, इसलिए वहाँ चले गए, ठीक है, कहाँ? स्विट्ज़रलैंड गए। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, गिफ्टेड के माने पर टैलेंटेड, गिफ्टेड मतलब टैलेंटेड। तो आइंस्टाइन जो है ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे मैथमेटिक्स में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, उनको फिजिक्स से बड़ा लगाव था।
एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल को ख़त्म करने के बाद, स्कूल पढ़ने के बाद, ही डिसाइडेड स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिक। तो पढ़ने के स्कूल ख़त्म जब हो गया तो यूनिवर्सिटी गए, कहाँ, ज़्यूरिक में, ठीक है। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। लेकिन साइंस ही एक चीज़ नहीं थी जो उनको अपील करती थी, मतलब उनको अट्रैक्ट करती थी। वो उनकी दिलचस्पी सिर्फ साइंस में नहीं थी, बल्कि इस डैशिंग के माने होता अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव में समझना, खूबसूरत, ठीक है, इसको बोलते हैं हैंडसम, ठीक है। डैशिंग यंग मैन, ये हैंडसम यंग मैन को जो इसका मोच कैसा था, वॉलरस का था। वॉलरस मतलब देख ले, मोच ऐसा गिरा होता है ना, इस तरह के मोच को क्या बोलते हैं, जिसके दोनों कोने नीचे की तरफ होते, समझ में आ गई बात, इसको बोलते मॉस्ट वॉलरस। ये सब मोच इसका था, और ऐसे मोच वाले के लिए ये खूबसूरत बंदे को सिर्फ फिज़िक्स में ही लगाव नहीं था, बल्कि इसको एक चीज़ और थी जिसमें उसको अट्रैक्शन था। वो क्या था, देखते हैं। देख लिए, आइंस्टाइन 1900 में कैसा दिख रहा था, और फिर 1955 में कैसा दिखा, 55 साल के बाद, ठीक है। ये इस साल का था, इधर 1955 में ये दिख रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। उनका लगाव एक फेलो स्टूडेंट थी, एक लड़की थी जो उनके साथ पढ़ती थी, उसमें भी इनको दिलचस्पी थी, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रीचर, जिसको वो जानते थे कि ये भी बहुत क्लेवर क्रीचर है। क्लेवर मतलब बोल सकते हैं क्लेवर क्रीचर, बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत तेज़ है, बेस्ट तेज़ सर्रार है, ठीक है। दिस यंग सब had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। ये जो लड़की थी जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, ये नौजवान लड़की सर्ब की, यानी कि सर्बिया की रहने वाली थी। ये आई थी स्विट्ज़रलैंड पढ़ने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ज़्यूरिक जो है, ये ज़्यूरिक का जो यूनिवर्सिटी था, यही एक इकलौता यूनिवर्सिटी था कुछ यूरोप के अंदर, कुछ में इकलौता ये भी था, एक ये भी यूनिवर्सिटी था जिसमें औरतें पढ़ सकती थीं और डिग्री हासिल कर सकती थीं, ठीक है। इसलिए ये जो आई थी यहाँ पर डिग्री हासिल करने के लिए। आइंस्टाइन saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। तो आइंस्टाइन ने देखा कि ये जो ना, इसके अंदर लगाव है, इसके अंदर इंटरेस्टेड है। ये एली के माने होता है क्या बोलते हैं इसको, अली के माना बोल सकते हैं फ्रेंडशिप, ठीक है, दोस्ताना। ये इसके अंदर दोस्ताना है, ये दोस्ती करती है। और दूसरे के अंदर जैसे अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, फिलिस्टाइन जो है ना, एक वर्ड इस्तेमाल होता है जो लोग आर्ट्स और लिटरेचर पे दिलचस्पी नहीं लगाते, जिनको आर्ट्स और लिटरेचर में लगाव नहीं है, संगीत में लगाव नहीं है, और जिनसे जो इनके दोस्त पीपल इन हिज फैमिली, यानी कि आइंस्टाइन की फैमिली में भी ऐसे लोग थे जिनको संगीत पसंद नहीं था, और वो जो है ना, और बहुत से लोग यूनिवर्सिटी में भी ऐसे थे जो उनको संगीत वगैरह और आर्ट्स से उनको लगाव नहीं था, तो इनसे ये हमेशा झड़प होती थी। तो ये चूँकि आइंस्टाइन चूँकि ये वायलिन बजाते भी थे, इनको संगीत से लगाव था, मोहब्बत थी, और यही कैरेक्टर इसके अंदर भी था, नहीं कि मिलेवा के अंदर भी, ठीक है, मिलेवा मैरिक के अंदर भी वो खूबी थी, वो भी जो है संगीत से लगाव था उसको। तो दोनों के अंदर एक खूबी मिलती जुलती थी। आई होप समझ में आ गया आपको। द कपल फेल इन लव, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लेटर्स सर्वाइव इन ईच विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, लेटर जो आज भी बाकी हैं, सर्वाइव एंड अभी भी एग्जिस्ट उनके लेटर्स, जिसमें उन्होंने अपने अफेक्शन, अपने प्यार को वर्ड्स में बताया है। और मिक्सिंग साइंस, उसमें मिलाया है, साइंस को भी शामिल किया है विथ टेंडरनेस, बहुत ही नाज कोमलता से, बहुत ही नाज से, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने साइंस को भी मिक्स करके अपने लेटर्स को लिखा है। रोट आइंस्टाइन ने लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना खुश और कितना फ़ख्र होगा, आई शैल बी, मुझे इतनी खुशी होगी, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम दोनों मिल करके अपने काम को सामने लाएंगे, ऑन रिलेटिविटी, किस पर, रिलेटिविटी पर, टू अ विक्टोरियस कंक्लूज़न। विक्टोरियस कंक्लूज़न मतलब होता है फिनिश ऑफ एन इवेंट। जब हम इसको मुकम्मल करेंगे फातिहाना तौर पर, जीत के तौर पर, जब हम इसको दोनों मिल के जो है इसको हम रिलेटिविटी पर बात करेंगे और लिखेंगे और अपना जो है थियरी, अपनी सोच पेश करेंगे, तो कितनी खुशी होगी मुझे, है ना, मैं बहुत खुश हूँगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात।
तो रिलेटिविटी एक चैप्टर है आपके जो फिज़िक्स का, वो आप समझ लें टीचर से कौन है, रिलेटिविटी क्या होता है। सो इन 1900 में एट द एज ऑफ 21, 1900 में 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, ये यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुके थे। एंड अनएम्प्लॉयड, और भी कोई काम नौकरी थी नहीं इनके पास, अनएम्प्लॉयड भी थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग, तो उन्होंने टीचिंग शुरू की। देखो बैठ के नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जब तक कुछ ना मिले। हम लोग क्या करते हैं, हम तो सोचते हैं कि हमारा ख्वाब पूरा हो जाए तब हम कुछ करेंगे, ये हो जाए तो हम ये करेंगे, कुछ नहीं। बल्कि आपको कुछ नहीं मिलता तो कुछ जो आप कर सकते करिए, ताकि आपकी एनर्जी, आपका नॉलेज वो ख़राब ना हो। तो इन्होंने क्या किया, पढ़ाना शुरू कर दिया एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर, ठीक है। गेव प्राइवेट लेसन्स और ट्यूशन वगैरह भी देते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब, और आखिर में उनको एक जॉब मिल गया 1902 में। इन 2 साल 19 में पास किया उन्होंने, 1902 में इनको नौकरी मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न में, जर्मन में ही इनको 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की हैसियत से इनको पेटेंट ऑफिस मतलब बोलते हैं, ऐसा ऑफिस जो उसमें ये अधिकार दिया जाता है कि आप जो है अपना इन्वेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, यानी कि जो कुछ खोज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इतना अधिकार मिलता है। तो हम लोग देख लें यहाँ पर, तो इनको भी उसमें नौकरी मिल गई, ठीक है। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जबकि इनको लगाया गया था कि ये दूसरे की इन्वेंशन को क्या करें, असेस करें, एग्ज़ामिन करें, ठीक है। क्या करें, असेस मैंने यहाँ पर बताया, एग्ज़ामिन करना है, टू एवेल्युएट करना, जज करना है, देखना है कि सही है कि गलत है, इनका काम ये था। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, जबकि आइंस्टाइन चुपके अपने उस ख्याल को, अपनी सोच को, जो उन्होंने सोच रखा था, ये इसको डेवलप कर रहे थे, अपने आइडियाज़ को। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द वर्क, जब वो काम पे जाते थे तो अपना जो उनका डेस्क था, डेस्क ड्रॉवर, उसको वो जोकिंग मजाक में कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स। ये थियोरेटिकल फिज़िक्स का एक चैम्बर है, ऑफिस है, क्या है, ब्यूरो मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस। सो ये जो है ना ब्यूरो थियोरेटिकल फिज़िक्स का क्या है, ब्यूरो है, ऑफिस है, अपने ही उस डेस्क को कहते थे ये ऑफिस है, ठीक है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। उनमें से सबसे अहम पेपर जो था 1905 में, जिन्होंने आइंस्टाइन ने जो थ्योरी पेश की था, दिया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके मुताबिक टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, उसके मुताबिक क्या था, टाइम और डिस्टेंस जो है ना, ये एक दूसरे के मुताबिक नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब बोल सकते हैं मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेटिंग टू, मतलब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। टाइम और डिस्टेंस ऐसा नहीं कि टाइम बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ जाएगी, या टाइम घटेगा तो दूरी भी कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। दूरियां भी तय हो जाती है, लेकिन टाइम कम वक्त में भी दूरी तय करता है, स्पीड बढ़ा करके। समझ में आ रही बात? दूरी अगर कम करना, दूरी को तय करना हो, टाइम उतना नहीं लगेगा, कोई किसी को कम वक्त लगेगा, किसी को ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ये चीज़ उनका है रिलेटिविटी पर तो इन्होंने जो बताया कि रिलेटिविटी जो थियोरी है उसमें डिस्टेंस और टाइम जो है ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में? खैर आगे देखते हैं। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। इंडीड, अब इसको मैंने मिसाल से समझाया। हकीकत में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो सही घड़ी जो है, विल नॉट कंटिन्यू टू शो, आपको नहीं दिखाएंगे द सेम टाइम, एक ही वक्त। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, जब वो लोग फिर से जो है वापस एक चक्कर काट के आएंगे तो आपको टाइम में कुछ ना कुछ फ़र्क मिलेगा। आफ्टर अ जर्नी इफ़ दे वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर एक घड़ी लेकर के कोई पहन करके एक ट्रेन में चल रहा है और एक आदमी वही घड़ी पहन करके वहीं पैदल चल रहा है, तो दोनों के टाइम में फ़र्क आएगा, ठीक है। जबकि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो कम वक्त में ज़्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। तो कुछ है वो आप बाद में समझेंगे, फिजिक्स के जब टीचर पढ़ाएंगे आपको रिलेटिविटी के बारे में तो आप समझेंगे उसको। मैं तो बस इतना ही हल्का सा टच करके जा रहा हूँ, ठीक है।
तो इनका मानना था कि जब दो घड़ियाँ करेक्ट हो और दोनों की स्पीड अलग अलग हो, मतलब दोनों चक्कर काट के आए, एक उनमें से जो है बहुत मूविंग फास्ट बहुत तेज़ी से चल रहा था और दूसरा जो है स्लो चल रहा था, तो दोनों के चक्कर में कुछ ना कुछ आपको फ़र्क दिखेगा, अंतर कुछ ना कुछ दिखेगा। फ्रॉम दिस फॉलोड द होल वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला और विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। इस थ्योरी से उनका बहुत मशहूर फार्मूला जो है खोज निकाला गया, जो उसमें डिस्क्राइब किया गया है रिलेशनशिप ताल्लुक़ को मास और एनर्जी के दरमियान, E=mc²। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनका थियरी है और ये फार्मूला है जो बहुत काम का आया, इससे बहुत सारे मसले हल हो गए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनी। चलिए, तो इनका एक खोज निकला E=मास। अब देखिए यहाँ पे इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, ये मैथमेटिकल इक्वेशन में E स्टैंड फॉर एनर्जी, E किसके लिए? एनर्जी के लिए है। M फॉर मास, M मास के लिए है। एंड C फॉर द स्पीड, C किसके लिए? स्पीड के लिए। ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम मतलब जहाँ पर हवा ना हो, तो उसमें जो है जो रोशनी की रफ्तार है वो तकरीबन 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से रोशनी चलती है। तो उस रफ्तार को ये मतलब इन्होंने फार्मूला निकाला, ठीक है। अब उसको समझिए, अपने फिजिक्स के टीचर से पूछेंगे तो आपको E=mc² के बारे में बताएंगे। चलिए, एक स्टोरी उन्होंने एक आइडिया बताया, इसको समझाने के लिए एक स्टोरी भी समझ लीजिए, एक हिंट्स दिया उन्होंने। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, जब आप एक लड़की के साथ बैठते हैं जो खूबसूरत है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे बैठते हैं, इट सिम्स लाइक 2 मिनट, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं। 2 घंटे बैठते लगता है 2 मिनट हुआ है, यानी कि आपको वहाँ मज़ा आता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है। जिनके साथ आप बैठने आपको सुकून मिलता है, तो आपको लगता है कि जल्दी से वक्त गुजर गया, 2 घंटा ऐसा गुजर गया मानो 2 मिनट का था। और व्हेन यू सिट ऑन अ, और जब आप बैठते हैं हॉट स्टॉप पर, हॉट स्टॉप मतलब गर्म तवे पर बैठते हैं, गर्म चूल्हे पर बैठते हैं, फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट बैठते हैं, आपको मजबूरन बैठा है, 2 मिनट बैठो उस पर, तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, आपको ऐसा लगेगा कि 2 घंटे हो गए, कब तक बैठेंगे। दैट्स इसी को कहते हैं रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है। तो ये एक उन्होंने समझाने के लिए थ्योरी पेश की। तो रिलेटिविटी समझ में आ गया होगा, कुछ आपको नहीं समझ आया तो अपने टीचर से, फिजिक्स के टीचर से पूछेंगे तो वो ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, वाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिज़िक्स, जबकि आइंस्टाइन सॉल्व कर रहे थे बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम, फिज़िक्स का बहुत बड़ा टफ मसला एक सॉल्व कर रहे थे। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, अनरेवलिंग के माने लिखा है स्टार्टिंग टू फेल, इनकी खुद की ज़िंदगी जो है ख़राब हो रही थी, नाकाम हो रही थी, ठीक है। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, जैसा कि वो उसे चाहते थे, उसको मिलेवा को, तो अल्बर्ट चाहते थे उससे शादी करना। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के जस्ट बाद ही चाहते थे कि मिलेवा से वो शादी करें। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ उनके सपोर्ट में नहीं थी। क्यों? शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर, उसकी माँ सोचती थी कि मिलेवा जो 3 साल उससे बड़ी है, ठीक है, दैन हर सन, उनके लड़के से 3 साल बड़ी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, ये बहुत उससे बड़ी है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी है, 3 साल बहुत होता है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड, वो इससे भी परेशान थी, बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, किससे? मिलेवा की अक्लमंदी से भी वो परेशान थी कि शी इज़ अ बुक लाइक यू, ये तुम्हारी जैसी किताब है, यानी तुम जितने अक्लमंद हो उसे ये भी अक्लमंद भी है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो जब उसकी माँ ने कहा तो आइंस्टाइन ने क्या किया, उस वेडिंग के ख्याल को पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, चलिए हम नहीं करते, ठीक है। तो उस वक्त शादी उन्होंने नहीं की, कुछ दिन के बाद की। कब की? द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, ये पैर जो है, ये जोड़ा फिर 1903 में फाइनली जाकर के शादी करता है। क्लियर होगी बात? 1903 में जाकर के शादी करता है ये जोड़ा। एंड हैड 2 sons, और 2 बेटे भी होते हैं इनको। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल के बाद ही द मैरिज फॉल्टर्ड, ये शादी जो है वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, बिकेम वीक, ठीक है। फॉल्टर्ड मतलब वीक हो गई है। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, क्योंकि मिलेवा जो है उस दौरान जब शादी कर ली और उसके बच्चे वगैरह हो गए, तो फिर क्या हुआ, वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, इसका भी एक सोच था। इंटेलेक्चुअल के माने होता है, बोल सकते हैं दानिश्वर, अक्लमंदी। एम्बिशन के माने होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू और अचीव समथिंग, यानी कि कुछ करने की ख्वाहिश, तमन्ना।
तो ये भी कुछ करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और क्या बनी, एक नाखुश बीवी बनकर रह गई। ठीक है, हाउसवाइफ बनकर रह गई, इसलिए उसको बुरा लगता था कि मैं कुछ करना चाहती थी, मेरी पढ़ाई, मेरा एजुकेशन, मेरा कैरियर सब ख़राब हो गया। इस वजह से वो हमेशा लड़ती रहती थी आपस में, और लड़ाई के नतीजे में क्या हुआ, आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार जो है कई साल तक जो है ये लोग आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990। ये दोनों आपस में 1919 में अब एक दूसरे को तलाक दे दिए। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर। उसी साल उन्होंने अपनी कज़िन से, जिसका नाम एल्सा था, उससे उन्होंने शादी कर ली। आगे बात समझ में, आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। आइंस्टाइन का नया पर्सनल चैप्टर यानी लाइफ जो उनकी शुरू हुई है, coincided with मतलब बोल सकते हैं ड्यूरिंग द सेम टाइम, यानी उसी साल उनकी शादी हुई और उनके नया चैप्टर उनकी ज़िंदगी में आया, और शादी हुई, साथ साथ ये हुआ कि राइज टू द वर्ल्ड, ये विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, दुनिया में मशहूर भी हुए। समझ में आ रही बात। 1913 में तलाक हुआ, 1913 में शादी कर ली, और 1915 में क्या किया इन्होंने, ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने अपनी थियोरी 1915 में रिलेटिविटी के ताल्लुक से पब्लिश कर दिया, यानी कि प्रसारित किया और शाये किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें एक नया इंटरप्रिटेशन के माने होता है क्या, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग। ठीक है, एक्सप्लेन करना, एक नई मीनिंग थी, नया एक्सप्लेनेशन था ग्रेविटी को लेकर के। एक ग्रेविटी के ताल्लुक से जो है एक साइंस से गैलीलियो, उन्होंने ग्रेविटी के ताल्लुक से कुछ कहा था, उसके बाद इन्होंने फिर कहा ग्रेविटी के ताल्लुक से, तो कुछ मान्यता कुछ और थी पहले, अब ग्रेविटी को उन्होंने 1915 में साबित किया कुछ अलग अंदाज से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये उन्होंने दे दिया 1915 में। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और इनकी बात साबित करने के लिए 1919 में, यानी कि 4 साल के बाद क्या हुआ, इक्लिप्स हुआ, सूरज ग्रहण हुआ। इक्लिप्स मतलब ग्रहण, सूरज ग्रहण हुआ, जिसमें ये साबित हो गया कि ये इनका जो थियरी है वो बिल्कुल सच्ची है, सही है, मतलब आइंस्टाइन सही बोले। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टाइन ने सही कैलकुलेट कर लिया था पहले से ही, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। एक्सटेंट मतलब उस हद तक उन्होंने सही किया कि लाइट जो है एक फिक्स्ड स्टार से, नहीं जो एक सितारा है जो फिक्स्ड है, जो मूव नहीं करता, वहाँ से जब रोशनी आती है तो डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, वहाँ से सन्स की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहाँ से ग्रेविटेशन मतलब उनकी कशिश, जो जैसे ज़मीन के अंदर क्या है कि अपने अंदर खींचने की ताकत है, ठीक इसी तरह सूरज के अंदर भी अपने अंदर खींचने की ताकत होगी, तो उसकी ग्रेविटेशनल लाइट जो है वो भी जो है डिफ्लेक्ट होती है, टकरा करके कहीं और चली जाएगी। ये इक्लिप्स क्यों होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी वहीं पर है, सूरज वहीं पर है, और कोई चीज़ उसके बीच में आ गया तो सूरज की रोशनी से टकराई, और टकरा कर पार नहीं हो जाएगी, बल्कि कहीं टकरा कर कहीं और जाएगी। आ गई बात समझ में, इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं, डायरेक्शन टू हिट समथिंग एल्स, तो वो टकरा कर वापस कहीं और जाएगी। सो उनका ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ, ये उनका एक थ्योरी था। आप इसको जो है टीचर्स से जब समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, मैं तो थोड़ा फिजिक्स से बहुत कम जानता हूँ, थोड़ा सा बस जानता हूँ उतना ही। द न्यूज़ पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, और न्यूज़पेपर में इनका काम जो है छापा गया। ठीक है, अनाउंस किया गया कि एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, क्या बोल के छापा गया, एक साइंसी इनकलाब। ठीक, एक रेवोल्यूशन है, तहरीक है, ठीक है, आंदोलन। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिलता है फिजिक्स में। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर, उन पर जो है सम्मान, इज़्ज़त बरसाया जाता है। एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको दावतनामा मिलता है पूरी दुनिया से। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और प्रेस वाले उसकी तारीफ़ करते हैं। लाउडेड माने प्रेज्ड, ठीक है, तारीफ़ करना। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, आई होप कि समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद है व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933। 1933 में नाजी यानी हिटलर की जो पार्टी थी, ये जो है ना हुकुम कब्ज़ा कर ली जर्मनी पर।
आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टाइन वहाँ से फिर चले गए यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ से माइग्रेट करके, यानी कि वहाँ से हिजरत करके वो जगह छोड़कर चले गए कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 5 years later, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। 5 साल के बाद न्यूक्लियर फिशन की खोज हो गई। न्यूक्लियर फिशन एक किस्म का एक बॉम्ब है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स डालते होते हैं न्यूक्लियर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन उसमें होता है जो लार्ज न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर वंस, बड़े न्यूक्लियर को छोटे छोटे टुकड़े तोड़ता है और उससे बहुत बड़ी एनर्जी पैदा होती है। खैर ये चीज़ है उसमें न्यूक्लियर फिशन का मतलब हुआ। तो बॉम्ब मतलब एक बॉम्ब का उन्होंने ईजाद कर लिया बर्लिन में, यानी कि जर्मन वालों ने कर लिया, जर्मन में ही है बर्लिन। तो वहाँ पर उन्होंने जर्मनी वाले ने, नाजी ने क्या किया, एक बॉम्ब बनाने की एक खबर आई कि उन्होंने जो एक बॉम्ब बनाया है। अब अमेरिका के जो फिजिसिस्ट है, यानी कि फिजिशियन जो अमेरिका के थे, वो लोग जो है अपसेट हो गए इन एन और वो अप्रोर, मतलब अप्रोर के मतलब यहाँ पर देखिए लिखा है वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट हुए, टेंशन में आ गई क्या होगा फिर, मैं क्योंकि दुश्मन है वो भी हमला कर देगा, अभी नाजी जो है हिटलर ऐसी तानाशाह है, तो ऐसे डर से मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, फैसिज्म से यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक रूल से, यानी कि जर्मन में चूँकि डेमोक्रेटिक नहीं थी, वो तो बादशाह थी, हिटलर शाही चल रही थी, तो वहाँ से बहुत से लोग जो है भाग करके कहाँ चले गए, दूसरी जगह चले गए, जैसा कि जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन किए वैसे सब दूसरे लोग भी भाग गए वहाँ से। ये अमेरिकन वाले जो लोग वहाँ पर थे, जो लोग साइंटिस्ट थे, वो वहाँ से फरार हो गए कि भैया बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं कब क्या फोड़ फाड़ दे। एंड नाउ दे वर एफ्रेड टू द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। अब वो लोग डर रहे थे कि नाजी अब कोई बॉम्ब बनाएगा और वो इसका इस्तेमाल भी करेगा। आगे बात समझ में, ये डर था उन लोगों को कि पता नहीं क्या कर दे, वो बदमाश है वो। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, यानी कि एक साथी की रिक्वेस्ट पर, आइंस्टाइन रोट अ लेटर, आइंस्टाइन ने खत लिखा किसको, टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो उन्होंने एक अमेरिका के प्रेसिडेंट को खत लिखा 2 अगस्त 1939 में, इन विच ही वार्नड, जिसमें उन्होंने उनको आगाह किया, बताया, चेतना दी कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, अगर एक बॉम्ब इस तरह का, जिस तरह का जो नाजी वाले बना रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, एक्सप्लोडेड, अगर फोड़ दिया जाए, ब्लास्ट किया जाए इन अ पोर्ट, एक बहुत बड़े बंदरगाह में, सो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, उस बड़े बंदरगाह को क्या पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफ़ी है। एंड टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और साथ ही साथ दूसरे आसपास के इलाके भी, टेरिटरी मतलब एरिया, इसको भी तबाह करने के लिए वो बम काफ़ी है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, इनके अल्फाज जो है, इन्हें जो लेटर लिखा था वो कोई ज़्यादा असर, ऐसा नहीं होगा नाकाम हुआ, असर तो किया लेकिन गलत अंदाज से असर किया। उनके अल्फाज रद्द माने गए, लेकिन अलग तरीके से माने। कैसे माने गए? द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, तो अमेरिका ने भी क्या किया, चुप से उन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब बना दिया, ठीक है, उनका एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ, एटॉमिक बॉम्ब बनाइए और उड़ा दिए सही, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी में। 1945 में अमेरिका वाले ने क्या किया, वो बॉम्ब ड्रॉप कर दिया जापान में, हिरोशिमा नागासाकी में, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। समझ में आ गई बात? अब इस खबर से आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, इस तबाही से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई आइंस्टाइन को। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन, इस वक्त इन्होंने जो है पब्लिक मैसिव का लेटर यहाँ पर बताया कि पब्लिक मैसिव के माने बोल सकते हैं इसको, लेटर बोल सकते, ठीक है, मैसिव के माने लेटर, ठीक है, लेटर लिखा भी यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पर लेटर लिखा है ना, लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, एक बड़ा सा लेटर लिखा, किसको लिखा? यूनाइटेड नेशन को, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, यानी पूरे यूनाइटेड नेशन को खत लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा नहीं, अमेरिका को नहीं, बल्कि एक अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन को, पूरे नेशन को खत लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने लिखा, बताया, मशवरा दिया कि एक वर्ल्ड का गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि सबके पास अलग अलग गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया का एक गवर्नमेंट होना चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, जैसा उन्होंने लेटर लिखा था रूजवेल्ट को, जो बेकार हुआ, उन्होंने बात नहीं मानी, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इससे भी कोई ज़्यादा ख़ास असर नहीं हुआ, इस लेटर का भी असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन 10 सालों के बाद,
दहाइयों के बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में ज़्यादा शामिल हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने हिस्सा लिया पॉलिटिक्स में। एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड इज यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। इन्होंने जो है डिबेट किए, हिला कर रख दिया। एजिटेटिंग मैंने बोलता मुश्ताल करना, हिला कर रख देना। फॉर एंड टू आर्म्स, किस लिए हिला कर रख दिया, लोगों के अंदर एक खलबली मचा दी, चूँकि पॉलिटिक्स में इन्होंने हिस्सा ले लिया। और आर्म्स बिल्डिंग यानी कि हथियार बनाने में और उसका इस्तेमाल करने के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया कि नहीं, बंद करो उसको। एंड एंड टू, ख़त्म करो ये जो बिल्डिंग अप जो मटेरियल्स और जो बम बना रहे लोग, ये बम बनाना बंद करें, इसका इस्तेमाल बंद करें बिल्कुल। इस सख्ती से उन्होंने जो इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। और उन्होंने इसकी, चूँकि ये बहुत मशहूर भी थे, इस पॉपुलैरिटी को उन्होंने इस्तेमाल किया एंड कैंपेन किया। उन्होंने जगह जगह जाकर उन्हें तहरीक चलाई फॉर पीस, अमन के लिए, और डेमोक्रेसी के लिए कि भाई हुकूमत अब बादशाही ख़त्म करो, डेमोक्रेसी पब्लिक के लिए होगी, पब्लिक गवर्नमेंट चुन करेगी। बस इसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्सा लेकर के बारे में आई होप कि समझ में आ गया। इस तरह उन्होंने जो अपना एक काम, अपने एक बहुत बड़ा काम किया, वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में बताया। अच्छा, व्हेन आइंस्टाइन डाइड, जब 1955 में इनका इंतकाल हुआ एट द एज ऑफ 76, तो 76 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न। तो इनको सेलिब्रेट किया गया कि एज विजनरी पर्सन है। विजनरी मतलब बड़ी बसीरत वाले, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। ऐसे आदमी हैं जो फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझते थे, एक अलग अंदाज से समझते थे। तो इनकी इसके विजनरी पर्सन के तौर पे इनको माना गया। और वर्ल्ड सिटीज़न माना गया कि वर्ल्ड सिटीजन, ये कोई किसी गांव के, किसी मुल्क के सिटीज़न, शहरी नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया के शहरी थे, पूरी दुनिया की भलाई के बारे में सोचते थे। एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, जितना वो साइंटिफिक जीनियस थे, साथ ही साथ ये बहुत बड़े वर्ल्ड सिटीज़न भी थे और विजनरी पर्सन थे। एक ख्वाब था इनका दुनिया में चैन, सुकून, अमन, शांति पैदा करने का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया स्टोरी। यू आर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, आप इसको देखें, समझें, कुछ होमवर्क बनाए आप लोग खुद से, और जो समझ में ना आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसका हेल्प आपको मैं इसका मटेरियल दे पाऊँ और आप अच्छे मार्क्स उठा पाए। आई होप कि इंशाल्लाह मेरे वीडियो आपको काम आएंगे। सो शेयर अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।